जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है पितृदोष। श्री प्रशांत जी ने कमेंट में लिखा कि इसके संबंध में बताएं, और पितृपक्ष चल भी रहा था, उनकी इच्छा थी, तो मैंने कहा चलिए इसी सब्जेक्ट पर पूरा वीडियो बनाते हैं। मैं वैसे 2-2.5 साल पहले भी इस सब्जेक्ट पे वीडियो बना चुका हूं, और कोई बात नहीं, आग्रह भी बड़ी चीज है। तो छोटे छोटे सवालों को लेकर के शुरू करते हैं, जिससे ये बात समझना सहज हो कि क्या है और उसका क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले पितृदोष क्या है। जब भी कुंडली में सूर्य और राहु, सूर्य और केतु एक साथ होंगे, या सूर्य राहु की युति होगी और सूर्य राहु समसप्तक होंगे, तो ये बनेगा। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, उसको हम सूर्य ग्रहण दोष भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसे हमने, ये तो एक बात समझ में आ गई कि बनता कैसे। जब भी कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में सूर्य और राहु का संबंध है, एक साथ बैठे हैं या समसप्तक बैठे हैं, या सूर्य राहु एक साथ हैं या सूर्य केतु एक साथ हैं, तो ये दोष बनेगा। इस दोष का क्या प्रभाव सभी राशियों में एक सा होता है? नहीं। प्रभाव क्या है कि राहु अपना दबाव डालेगा, अपना कुप्रभाव डालेगा सूर्य पर। और सूर्य क्या है? हमारा आत्मविश्वास, हमारा मन, हमारी सामर्थ्य, हमारी ताकत, हमारा साहस, हमारा क्रेज, उसे कम करेगा, आत्मविश्वास की कमी को करेगा। तो जैसे जैसे सूर्य वीक होगा, ये कुप्रभाव बढ़ेगा। जैसे अपनी उच्च राशि में होगा, बुरा प्रभाव सब में आएगा, पर उच्च राशि में होगा प्रभाव थोड़ा कम, नीच राशि में होगा तो मैक्सिमम, शत्रु राशि में होगा तो बीच वाला। तो यानी किस राशि में है, इससे निर्भर करेगा कि उसका प्रभाव किस तरीके का आएगा। तो मोटे तौर पर हमने क्या करना है, तुला, वृषभ, मकर और कुंभ, इन राशियों में अधिक, और तुला में सबसे अधिक, क्योंकि वहां सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं। तो ये बात हो गई कहां बैठते हैं। वैसे तो किसी भी भाव में बैठेगा, इसका यही नाम रहेगा, इसका यही प्रभाव होगा, ये तो बात एक हो चुकी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ज्यादा अनुभव से देखने में आया, वो चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में इसका प्रभाव सबसे अधिक खराब होता है। ये पितृ मतलब क्या होता है? पितृ का मतलब है, इस हिसाब से समझाता हूं। पितृ वो पिता, वो हमारे बुजुर्ग जो अब नहीं रहे। हम पिता के घर को कहां से देखते हैं? 9वें घर से। 9वां घर में अगर होगा तो सबसे अधिक खराब, पहले बात। 9वें से 9वां भावात भावों के हिसाब से पकड़ोगे तो 9वें से 9वां आ गया 5वां, तो अब आपका 5वां भाव प्रभावित हुआ। चौथे से हम देखते हैं मन की खुशियां और मां, और ठीक 10वां भाव जो हमारे पिता के सुखों का हाउस है। हम ये देखते हैं पिता की तरफ से जो सुख मिलने, पिता की तरफ जो सामर्थ्य मिलनी है वो इतनी। इसीलिए इन 4 भावों का ही पितृदोष का पिता से डायरेक्टली संबंध में दिक्कत आती है। कोई भी स्टार जब लग्न या 7वां भाव में होगा, तब भी वो बहुत प्रभावित करेगा सभी जगह, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्हीं 4 भावों में हद से ज्यादा प्रभाव करता है। तो अभी तक हमने जो समझा कि कौन से भाव में अधिक प्रभाव करता है, किन राशियों में अधिक प्रभाव करता है और कैसे बनता है। किसी भी रूप में उसका 5वें, चौथे, 5वें, 9वें और 10वें भाव से दृष्टि संबंध से भी बन जाएगा, जब समसप्तक होंगे, या राहु सूर्य की किसी भी रूप में युति अगर सूर्य से बन रही तो योग बनेगा। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल बात हो गई। अब एक पौराणिक मत यह है कि पितृ अतृप्त हैं, आपके वो बुजुर्ग जो अब नहीं रहे, वो आपसे कुछ उम्मीदें करते हैं, वो अतृप्त हैं, तो उनकी तृप्ति आपको करनी है। इसी को ही हम पितृदोष कहते हैं। पितृपक्ष में भी कर सकते हैं, इसके उपाय में भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो ये बात भी समझ में आ जाएगी। क्या प्रभाव देखने में आते हैं, इसका मतलब क्या असर होगा। तो देखिए साहब, सबसे पहले तो लॉजिकल बातें ले लेते हैं, कुंडली के हिसाब से ले लेते हैं। 9वें घर से हमने देखना भाग्य, पिता, तो पिता से तालमेल की कमी, भाग्य की कमी, ईश्वर के प्रति आस्था की कमी। 9वें घर से जो खराबियां आनी, संतान को नुकसान,
यानी 9वें से 9वां जाओगे तो 5वां। तो आपको संतान से संबंधित जैसे एबॉर्शंस होना, बच्चे नहीं हो पाना, देर से होना, बच्चों का आमतौर पर बीमार रहना हो सकता है। 5वें भाव से हम डाइजेशन को देखते हैं। स्वास्थ्य पकड़ लीजिए, तो स्वास्थ्य की खराबियां किसी न किसी रूप में बनी रहती हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल्स, एसिडिटी, डाइजेशन की और प्रॉब्लम्स भी देखने में आ सकती हैं। फिर आता है वहीं से हमारे डिसीजन लेने की ताकत, हम कैसे डिसीजन लेते हैं, नहीं ले पाते। कॉन्फिडेंस की कमी देखने में आती है। सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस भी है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें कोई बड़े फैसले लेने हिम्मत नहीं होती, डर लगता है, परेशान फील करते हैं। ये स्थिति अगर और अधिक खराब हो जाती है तो डिप्रेशन, तनाव, भयभीत रहना, अकेला सा महसूस करना, सबके साथ घुल मिल नहीं पाना, अपनी बात कह नहीं पाना, इस तरह की दिक्कतें भी देखने में आती। तो 9वें और 5वें भाव को समझ लिए। अब चौथे भाव से लेते हैं। चौथा भाव है हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशियां, हमारी हायर एजुकेशन, मकान, वाहन इत्यादि। अब एक एक करके हर विषय को पकड़ो। वो पूरी कोशिश करेगा कि आपकी एजुकेशन पूरी ना हो। ये ग्रह अगर बनेंगे तो आप पे दोष बनेगा, तो आपके माता जी के साथ तालमेल की दिक्कत आए। चौथा, अगर हमारा दिल भी है, छाती, तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, हमारी इमेज भी है, अड़ोस पड़ोस में लोग हमें कैसे देखते हैं, इमेज को भी खराब करता है, हमें सेक्लूड नेचर बनाता है। तो मकान से संबंधित जैसे मकान खरीद नहीं पा रहे, अगर पुराना मकान है तो उसमें क्रैक्स आना भी, दरारें आना भी देखने में आता है। माँ के साथ तालमेल की दिक्कतें देखने में आती हैं। डॉक्टरी ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इलाजों की ही झंझट से कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी ये बीमार है, कभी वो बीमार है। तो ये चौथे घर से देखने हैं। और 10वां भाव है जीवन का हमारा स्तर, पिता के मिलने वाले आशीर्वाद से जो हमें स्तर मिलता है उसकी कमी आ जाती है। अच्छी नौकरी नहीं मिल पाना, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाना, कानूनी दिक्कतें ज़्यादा आना, कॉन्फिडेंस की कमी तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो मैंने बिल्कुल लॉजिकल बातें आपको बताई कि क्या क्या दिक्कतें इस दौरान होती हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हर भाव में बैठकर उस भाव के सुखों को नुकसान देगा, क्योंकि ये विच्छेदात्मक प्रकृति के ग्रह हैं दोनों। जहाँ बैठते हैं उन घर के सुखों को हटा देते हैं, उन घर के सुखों को कम कर देते हैं, यानी सेपरेटर्स हैं। लेकिन फिर भी जिन 4 भावों में सबसे अधिक प्रभाव है उसकी चर्चा हो गई। अब बात आता है कि इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। 2 बातें समझिए, या तो सूर्य को ताकत दीजिए, कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में अगर कहीं ये युति बन रही है तो आप माणिक पहन सकते हैं, सूर्य के मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्य के लिए कुछ और पूजा पाठ भी जो भी आप ठीक समझें वो सब कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं, क्या दान कर सकते हैं, मंत्र क्या है। राहु को शांत करना है। राहु को शांत करने के लिए भगवान शिव पर जल चढ़ाना, ये सबसे सुंदर हल है राहु के लिए। शिव जी को जल, अन्नदान, हर अमावस को, साल में 12 बार अमावस आएगी तो अन्न बनाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, या खीर उनको खिलाएं, पितरों को तर्पण करें। तो इन सब चीज़ों से भी राहु की शांति होगी। तो भगवान विष्णु को याद करेंगे, सूर्य नारायण देव को याद करेंगे तो सूर्य को बल प्राप्त होगा। शिव जी की कृपाएं और आशीर्वाद लेंगे तो राहु का प्रभाव घटेगा। इससे ये लाभ देखने में आएगा कि स्थितियां क्या हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। इसके अलावा भी हम जो और उपाय कर सकते हैं वो ये हैं कि कुंडली में अगर बृहस्पति की दृष्टि अगर किसी भी रूप में 5वीं, 7वीं, 9वीं पड़ रही है या 7वीं बैठा है तो इसका प्रभाव नगण्य हो जाएगा, उतना नहीं रहेगा जितना दिख रहा है। यानी ये दोष तो लग रहा है पर इस दोष पर बृहस्पति की भी दृष्टि या युति बन रही है तो ये दोष प्रभावी नहीं रहेगा। ऐसी सूरत में सिर्फ बृहस्पति की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, बृहस्पति की पूजा पाठ और उनकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ही प्रयास किया जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ भी बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या समस्या है, क्या उसका उपाय करना है, कैसे वो सॉल्व होगी और कब वो कब हो जाती है। नवांश में भी अगर स्थितियां ये आ जाती हैं कि दोनों ग्रह एक दूसरे से 4 घर से ज़्यादा आगे पीछे बैठे हैं, यानी जन्म कुंडली में तो एक ही भाव में बैठे हैं पर नवांश में वो 4 भाव आगे पीछे या डिग्री डिफरेंस उनका 13 से भी ज़्यादा है, तो भी ये प्रभाव उतना भारी भरकम नहीं आएगा। ये दीप्तांश का भी सिस्टम होता है कि कौन एक साथ बैठकर दृष्टि को कैसे प्रभाव डालें, लेकिन उसे भी अभी यहाँ छोड़ देते हैं, फिर विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई।
अब 4-5 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये बात समझ में आए कैसे बना और कैसे उसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये श्री मोरारजी देसाई जी की कुंडली है। इनके पिता की मृत्यु इनके बाल्यावस्था में ही हो गई थी। 9वें भाव में अपनी शत्रु राशि में सूर्य हैं, राहु उनके साथ बैठे हैं और बृहस्पति की भी कोई दृष्टि नहीं मिल रही है। तो इस कारण से इन्हें ये तनाव देखने को मिला पिता की मृत्यु का, या पिता का जो दुख इन्हें मिला। तो ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो आप समझने के लिए देख सकते हैं। ये एक और कुंडली है, ये वरुण गांधी जी की कुंडली है। अब इनकी कुंडली में देखिए 5वें भाव में सूर्य और केतु एक साथ हैं, यानी 5वें भाव से प्रभाव आ रहा है और गुरु की भी पूरी दृष्टि है, इसलिए उतनी खराब स्थिति तो नहीं आएगी देखने में। और इनके भी पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, जो सब जानते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका, ये समसप्तक का योग हो गया। ये एक और कुंडली है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुंडली है। इनकी कुंडली में 10वें भाव में राहु और सूर्य हैं, या सूर्य अपनी शत्रु राशि में है। तो इसका नुकसान ये देखने में आया कि जो ये डिज़र्व करते थे, जिस पद प्रतिष्ठा के ये हकदार थे, इन्हें वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया गया, नहीं पहुँच सके, क्योंकि इनकी कुंडली में 10वें भाव में ये योग बनता है। शनि की पूरी दृष्टि पड़ने के बाद भी नाम है, यश है, सब कुछ है, लेकिन इन्हें जिस पद तक, जिस ऊंचाइयों तक जाना चाहिए था, वहाँ तक नहीं पहुँच सके। ये एक साधारण कुंडली है। इसमें ये बताने के लिए दिखाई गई है कि कैसे पितृदोष नहीं बन रहा। यहाँ पर राहु और केतु अलग अलग भावों में हैं और सूर्य बिल्कुल अलग भाव में। किसी तरह भी राहु और केतु का प्रभाव उस पर नहीं है, तो यहाँ पितृदोष का निर्माण नहीं हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस कुंडली में भी सूर्य 6ठे भाव में वृषभ राशि में है, अकेले बैठे हैं, और उस पर भी राहु का या केतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस कुंडली में भी पितृदोष का निर्माण नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एग्जाम्पल्स को भी ध्यान से देखा होगा तो ये विषय इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। जो भी इसमें भ्रांतियाँ या किसी तरह के डाउट्स हैं वो आपके ज़रूर क्लियर हो गए होंगे, और नहीं है तो आप एक बार दोबारा देखें। फिर भी कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिखाया जा रहा है, उस पर आप संपर्क कीजिए। फीस कैसे देनी है और कितनी देनी है वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।